हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 13 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ऑप्शन है हम्पी और हॉस्पेट में, हेलीविड और वेल्लूर में, मैसूर और बंगलुरु में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो होयसल स्मारक ये पाए जाते हैं हेलीविड और बेल्लूर में, आंसर बी। ठीक है, ये हेलीविड और बेल्लूर ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होयसलों की राजधानी ये बेल्लूर थी और बाद में ये हेलीविड बन गई थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या श्रवणबेलगोला। तो लिंगराज मंदिर ये स्थित है भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे कलिंग राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संगीत में स्वर प्रदान करने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बेल्लूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम। तो ये मंदिर स्थित है हम्पी में। ठीक है, ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या उपर्युक्त सभी। तो ये यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां ये संबंधित हैं उपर्युक्त सभी से, यानी कि ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं, हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा की मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो देखते हैं। पहला है, मुद्राओं में प्राकृतिक लिपि का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, इस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। या तीसरा है, लिपियों को आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए ताबीज के रूप में प्रयोग किया जाता था। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। मुद्राओं में प्राकृतिक लिपि का प्रयोग किया गया, तो ये गलत है क्योंकि मुद्राओं में प्राकृतिक लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। हड़प्पा की मोहरों पर चित्राक्षर लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तो ये पहला गलत है। तो चलिए देखते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा बी और सी। तो चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। इसी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था, तो ये बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो दूसरा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिपियों को आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए ताबीज के रूप में प्रयोग किया जाता था, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 और 3। तो आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पहला है वर्ली चित्रकला, महाराष्ट्र। क्या ये वर्ली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, जो वर्ली चित्रकला है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। दूसरी है थंग का चित्रकला, सिक्किम। तो ये भी ठीक है, थंग का चित्रकला ये सिक्किम से संबंधित है। मंजूषा चित्रकला बिहार, तो ये भी सुमेलित है। ठीक है, इस मंजूषा चित्रकला को सर्प चित्रकला भी कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, कलमकारी चित्रकला केरल। तो ये गलत है, ये कलमकारी चित्रकला जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है, पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विरासत स्थल नहीं है। चलिए तो देखते हैं कौन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में नहीं है। अजंता की गुफाएं ये है, एलोरा की गुफाएं ये भी हैं, बाघ गुफाएं ये नहीं है, एलिफेंटा की गुफाएं ये भी है। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में हैं और इसे भी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1983 में ही शामिल किया गया था। और बात करें एलिफेंटा गुफाएं की, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये 1987 में इन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें नहीं है पूछा था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये बाकी गुफाएं विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है तो इसे मॉन्टेग्यू चर्मस्फोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। प्रांतों और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का अभिकरण। दूसरा देखते हैं, इस अधिनियम की कार्य प्रणाली की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन। तीसरा देखते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रांतों और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का अभिकरण, तो ये गलत है क्योंकि ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था तो इसके तहत केवल प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, न कि केंद्र स्तर पर।
तो ये जो केंद्र स्तर पर की गई थी 1935 के अधिनियम में। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इस अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। और इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है और केवल 2 और 3, यानी कि बी, ठीक है। 2 और 3 क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो विचार करते हैं। आयोग के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आयोग के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है और इसे राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर न तो 1 न तो 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये है ऑप्शन डी में, न तो 1 है सही न तो 2 है, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है या करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को सौंपता है, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार ये भी केंद्र सरकार को सौंपता है और संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। तो ये भी और ये भी गलत है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग ये भी केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है और केंद्रीय मानव अधिकार भी, ठीक है। तो चलिए तीसरा भी देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये CVC जो है ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो इसका आंसर है केवल 3 होगा, क्योंकि ये जो CVC है ये अपनी रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर केवल 3, इसका आंसर केवल 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं किया जाता। चलिए ऑप्शन देखते हैं, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो चलिए देखते हैं, ये जो महान्यायवादी है तो इसके कार्यकाल को संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है और न ही पद से हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख है, ठीक है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो ये तो ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, तो इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक जिसमें हो वो कट कर दो। दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। यहाँ पर एवं और है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये जो कैग है ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और पद धारण करता है वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु इनका पद प्रसाद पर्यंत नहीं होता, ना ही इनका होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है। और बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनका भी प्रसाद पर्यंत पद नहीं होता। बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु इनका भी पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, ठीक है। तो इसमें नहीं है पूछा था, तो दूसरा, तीसरा और चौथा इसका आंसर है, ओके। ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ अधिकतम सीमा कौन सा देश साझा करता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो इसकी जो लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। बात करें चीन की, तो इसकी जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है और पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर। और नेपाल की बात करें तो वो है 1751, ठीक है। म्यांमार की है 1643, भूटान की है 699 और जो अफ़गानिस्तान की वो सबसे कम है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की है 106 किलोमीटर। तो इसमें पूछा था अधिकतम, तो अधिकतम है बांग्लादेश की और न्यूनतम है अफ़गानिस्तान की, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, लेबनान, मोरक्को, क्रोएशिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया। उपर्युक्त देशों में से कौन से देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अब भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच में है, ठीक है। और इसमें अफ्रीका के भी देश हैं, एशिया के भी देश हैं और यूरोप के भी देश हैं। चलिए शुरुआत से देखते हैं, सारे ही देख लेते हैं। तो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ठीक है। और इसके अलावा ग्रीस, तुर्की, साइप्रस हो गया, सीरिया, लेबनान और मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है। तो इन देशों में ये जॉर्डन नहीं आया, ठीक है। लेबनान भी था, मोरक्को, क्रोएशिया, ट्यूनीशिया, तो ये जॉर्डन नहीं था। तो इसका आंसर हो गया 1, 3 और 2, 5। तो चलिए देखते हैं 1, 2, 3, 5, ये है ऑप्शन डी में 1, 2, 3, 5, ठीक है। भूमध्य सागर से ये लेबनान, मोरक्को, क्रोएशिया, ट्यूनीशिया ये देश सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा पदों का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं महासागरीय धाराओं के संबंध में, जेट धाराओं के संबंध में, पूर्वी पवनों के संबंध में या पछुआ पवनों के संबंध में। तो ये गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और ये चीखता साठा, तो ये संबंधित हैं पछुआ पवनों से, ठीक है। देखिए ये है हमारी पृथ्वी और ये जो बीच से जो रेखा गुजरती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके जो ऊपर होती है, ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री पर होती है और इसकी जो ऊपर होती है वो 23.5 डिग्री पर होती है और इसे कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसके जो नीचे होती है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो इसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो ये ऊपर का जो हो गया तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये नीचे का है ये दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये गरजता चालीसा और प्रचंड पचीसा और ये चिकता साठा है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में बनते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है पछुआ पवनों के संबंध में, ये सारे जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में बनते हैं और पछुआ पवनों से संबंधित हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यह निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी आपको बताया था, जैसे ये पृथ्वी हो गई, बीच की ये भूमध्य रेखा और इसके जो ऊपर है वो है कर्क रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी होती है, ठीक है। और जो नीचे की होती है वो 23.5 डिग्री और दक्षिणी होती है, इसे मकर रेखा कहते हैं। ऊपर की जो है वो कर्क रेखा है। तो ये कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरी है। ये हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरी है और भारत सहित 17 देशों से, ठीक है। तो चलिए राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत के जो 8 राज्य हैं वो गुजरात है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है, लेकिन मेघालय नहीं है। तो इसका आंसर है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो चलिए देखते हैं माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर, ठीक है। ये फर्मीमीटर मापा जाता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और ये एंगस्ट्रॉम है ये 10⁻⁻10 मीटर, ओके। और ये जो नैनोमीटर है ये 10⁻⁻9 मीटर, ओके। और ये माइक्रोन है ये 10⁻⁻6, तो सबसे बड़ा है माइक्रोन, ठीक है। फिर ये नैनोमीटर, फिर एंगस्ट्रॉम, तब फर्मीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है एक कीट से, एक बीजी पौधे से, एक जीवाणु से या एक कवक से। तो ये प्राप्त होता है एक बीजी पौधे से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ऑप्शन है हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो ये जो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत है तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक है।
अगर बात करें लेमार्क की, तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो डी व्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो इसका आंसर है निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, और ये तांबे के सिक्के को काकड़ी कहते थे और चांदी के सिक्के को रूपक, और चांदी के सिक्के को मौर्य काल में पड़ कहते थे और प्राचीन भारत में रूपक। ठीक है, और सोने के सिक्के को दीनार कहते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निशाका स्वर्ण आभूषण को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, प्रभात, विपिन या युसुद। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने या बिपिन चंद्र पाल ने। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने और ये किया था 1893 में। ठीक है, इस गणपति उत्सव के बाद इन्होंने 1895 में शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? सीवी रमन पिल्ले, सीए मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्ले या सीआर रेड्डी। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था? तो चलिए देखते हैं किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें किया था। सविनय बग्गी आंदोलन, इसमें भी किया था। बारदौली सत्याग्रह, इसमें नहीं। खेड़ा सत्याग्रह, इसमें भी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने बारदौली सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। ये जो बारदौली है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, और बारदौली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं। ये जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था तो ये बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में किया गया था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी के दौरान जो बारदौली की महिलाएं थीं तो उन्होंने सरदार की उपाधि इन्हें दी थी। ठीक है, चलिए अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। सविनय बग्गी आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में। ओके, और ये बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 में। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।